तरफ मूव करते हैं। काफी सारा टॉपिक है आज, लगभग 70-80 पेज का ये पीडीएफ होगा, है ना। और जो आपका वर्ड फाइल है वो भी लगभग 35 से 40 पेज का है। तो ठीक ठाक से उसको पढ़ लीजिएगा। सारी करंट की बातें, इस साल जो न्यूज में रहे हैं वो सारी चीजें हैं इसमें। जियोथर्मल प्रोविजन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। जियोथर्मल, है ना। बाकी जब इंडिया वाली क्लास करेंगे तो विस्तार से समझाएंगे ही। जियोथर्मल, जियो मतलब भू, भू मतलब भूगोल, और थर्मल मतलब गर्माहट। तो है क्या, ये जो हमारा भारत है, इस भारत को अगर ध्यान से देखेंगे या प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये जो इलाका है, ये हिमालय वाला इलाका, यहाँ पर इंडिया यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रहा है, यूरेशियन प्लेट के साथ। तो ये जो इलाका है, लगातार जहां पर प्लेटें आपस में टकराएंगी, प्लेटें आपस में टकराएंगी। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ, अगर ज्योग्राफी की क्लास में होंगे तो, या ऐसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक प्रत्यस्थता का सिद्धांत होता है, इलास्टिसिटी, या आप कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर सीमा तक ही किसी को स्ट्रेच किया जा सकता है। मान लेते हैं एक प्लास्टिक है ना। जैसे मान लीजिए कि घड़ी है, घड़ी में ये जो जो भी है इसका स्ट्रिप, इसको आप खींचेंगे तो थोड़ा खिंच जाएगा, इसकी एक सीमा होगी खींचे जाने की। अगर ये एक रिमोट है, आप इसको दबाएंगे तो ये दबेगा, थोड़ा बहुत दबेगा, थोड़ा बहुत तो जरूर दबेगा, लेकिन एक पॉइंट से ज्यादा दबाएंगे तो कहीं ना कहीं से दरार पड़ जाएगी, क्रैक पड़ जाएगा, टूट जाएगा। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम बात करें कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट अगर यहाँ टकरा रहे हैं और पिछले करोड़ों सालों से टकरा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो चट्टानें यहाँ बीच में टकरा रही होंगी, उनका तो चटनी बन रहा होगा। जब टकराती होंगी तो दरारें पड़ती होंगी, यानी कि एक सीमा तक ही तो झेलेंगे, और उसके बाद जरा सोचिए कि उन चट्टानों का क्या हाल होता होगा, क्रश हो जाते होंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये सोचिए कि जब ये टकरा रहे होंगे तो टकराने के उस पूरे प्रोसेस में घर्षण भी हो रहा होगा, और घर्षण हो रहा होगा तो हीट जनरेट हो रहा होगा, और हीट जनरेट होगा तो नीचे का हीट कैसे रिलीज होगा, तो ये दबते रहेंगे, जहां भी दरारें होंगी वहां से वो हीट बाहर आता रहेगा, और वहां से हीट बाहर आता रहेगा तो उसके बहुत सारे तर्क आप समझ सकते हैं कि जब हीट बाहर से आएगा, अगर वहां पर कोई नदी हुआ, कोई झरना हुआ, कोई झील हुआ, तो गर्म पानी का झील बन जाएगा। हिमालय में ऐसे खूब सारे गर्म गर्म कुंड है। अब सोचिए कि आप यमुनोत्री जाते हैं, यमुनोत्री हायर हिमालयाज में, जहां से यमुना नदी या बंदरपूंछ ग्लेशियर है, जहां से यमुना नदी का उद्गम स्थान है। लोग 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं। जैसे मैं जब गया था पेरेंट्स को लेकर के, या पेरेंट्स को लेकर के क्या, पेरेंट्स से मुझे लेकर के गए थे, है ना। चलो चलो बहुत हो गया, है ना, रात दिन बिजी ही रहते हो, थोड़ा हमारे लिए भी समय निकाल लो। तो 2019 में यही जो इसको छोटा चार धाम यात्रा कहते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो मेरा भी वो ज्योग्राफी तलवे घिस करके आता है, तो वो मोटिवेशन भी था, तो यमुनोत्री गए। अब यमुनोत्री में जो बुजुर्ग लोग हैं, जनरली वहां जो प्रोफाइल है उसमें बुजुर्ग लोग रहते हैं, है ना, कि जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया है, अब ईश्वर के साथ वो कनेक्शन स्थापित करना है। तो वैसे स्थिति में बहुत सारे लोग श्रद्धा भाव से यमुनोत्री जाते हैं। तो यमुनोत्री में जहाँ से यात्रा शुरू होती है और जहाँ ग्लेशियर है, वहां पर यमुनोत्री मंदिर है। 7 किलोमीटर का चढ़ाई है, और वो खड़ी चढ़ाई है। मतलब अगर चारों धाम की यात्रा देखेंगे तो सबसे खड़ी चढ़ाई वाला जो है वो यमुनोत्री है। मतलब बहुत स्टीप स्लोप है, नैरो है, स्टीप है। 7 किलोमीटर की चढ़ाई, सोच के देखें कि 60, 65, 70 साल की उम्र का व्यक्ति, है ना, वो 7 किलोमीटर की चढ़ाई करके पहुंचा, ठंड से एकदम, है ना, काफी ठंड है, सब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और वहां पर गर्म पानी मिल जाए तो, गर्म जल का कुंड, तो कहते हैं ना गई भैंस पानी में वाली स्थिति, कि पहले स्नान करेंगे फिर पूजा करेंगे, और पानी मिल गया गर्म तो कोई निकलने का नाम ही नहीं लेता है। सारे बुजुर्ग को देखेंगे वो गर्म कुंड में पड़े रहते हैं, और एक बार घुस गए तो निकलने का नाम नहीं ले रहे, है ना। बेसिकली क्यों, थकान है ना, शरीर थका हुआ है, 7-8 किलोमीटर चल करके आए हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, और उसमें गर्म पानी मिल गया तो सुकून मिल रहा है। तो 2 घंटे 4 घंटे उसी में लोग बैठे हुए हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, है ना। ईश्वर पे आस्था और बढ़ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हायर हिमालयज में क्यों, हायर हिमालयज में इसलिए बेसिकली क्योंकि जो हिमालय है उसमें 3 पैरेलल माउंटेन्स हैं, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, और उसके उस पार है ट्रांस हिमालय, जिसका नाम है, जिसको आप कैलाश रेंज के नाम से नेपाल वाले हिस्से में जानते हैं, और कश्मीर वाले हिस्से में आप इसको जंस्कार पर्वत के नाम से, लद्दाख पर्वत के नाम से, और कराकोरम के नाम से जाना जाता है। अब ये जो जो भी ये समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं बनी हैं, तो एक के बाद एक बनी है। तो एक बना, फिर दरार पड़ा, फिर दूसरा बना, फिर दरार पड़ा, फिर तीसरा बना, फिर दरार पड़ा, फिर चौथा बना, फिर दरार पड़ा। तो ऐसे हिमालय में बहुत सारे भ्रंश रेखाएं हैं, फॉल्टिंग है,
फॉल्टिंग इसलिए कि चट्टानों की एक प्रत्यवस्था है और एक पॉइंट के बाद टूट जाएगा, उन दरारों से हीट रिलीज होगा। ऐसे दरारों के अलग अलग नाम है, इंडो सांकोसचर जोन नाम है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। चर्चा करेंगे ये सब भारत वाली क्लास में विस्तार से। इन दरारों के आसपास अगर कोई ऊपर दरार जहां है, ऊपर अगर कोई झील हो गया, मतलब कोई वहां पर पानी इकट्ठा है, नीचे से हीट आएगा, वो उसको गर्म कर देगा, है ना। अब ये जो गर्माहट है, ये एक तरीके से तो टूरिज्म को तो प्रमोट कर रहा है या रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन मसला ये है कि जो हीट रिलीज हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे झील नहीं है, झरने नहीं, लेकिन क्या वो हीट को हम टैप कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल ऊर्जा के प्रोडक्शन में किया जा सकता है। जैसे कश्मीर में पूगा वैली है, लद्दाख वाले हिस्से में पूगा वैली। ऐसे देश में बहुत सारे जियोथर्मल प्रोविंस हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय प्लेट सक्रियता के साथ यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रहा है। तो टकरा रहा है तो पहली स्थिति वो जिसको हम कह सकते हैं ओरोजेनिक नेचर का है, या जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी की सक्रियता देखने को मिलती है, जैसे कि हिमालय वाला इलाका है ना, हिमालय वाला इलाका, इसको हम कह सकते हैं। दूसरा, अंडमान और निकोबार, ये पूरा का पूरा जो इंडियन प्लेट है, ये यहाँ पर सुंडा प्लेट के साथ, ये यूरेशियन प्लेट का टूटा हुआ हिस्सा जिसका नाम है सुंडा प्लेट, इसके साथ टकरा रहा है और नीचे छेपित हो रहा है। और नीचे छेपित होगा तो जहां जहां पर भी ज्वालामुखी की क्रिया हो रही हो तो ज्वालामुखी, और अगर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं हुआ तो जो भी दरारे वरारे हैं वहां से कुछ हीट रिलीज हो रहा होगा। तो ऐसे में जो जियोथर्मल प्रोविंस है, जियोथर्मल मतलब भूगर्भ से आती हुई गर्माहट, क्या हम उसको ऊर्जा के संसाधनों के रूप में आने वाले समय में भविष्य में उपयोग कर सकते हैं? ये संधारणीय ऊर्जा का एक समाधान हो सकता है सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी स्थिति में हमको ऐसी जगहों को प्रमोट करना चाहिए या ऐसी जगहों को ऊर्जा के उत्पादन पे फोकस करना चाहिए। तो यूपीएससी क्या पूछेगा आपसे? एनवायरमेंट में क्लास में रिन्यूएबल एनर्जी में विस्तार से जियोथर्मल एनर्जी संभावनाएं क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं सरकार के द्वारा, है ना, और क्या किया जा सकता है, क्या क्या हम कर रहे हैं, विश्व के क्या क्या है नियम है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोकेशंस आपको मालूम होने चाहिए और उन लोकेशन को कैटेगराइज कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि भारत में 10 लोकेशन है, 10 में से जो फर्स्ट से 3 लोकेशंस हैं, है ना, अगर देखा जाए अलग अलग है, तो 1 से 3 वाला क्या है? ओरोजेनिक। ओरोजेनिक का मतलब है कि जहां पर प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, वलन की क्रियाएं हो रही हैं, वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो ये जो पहला इलाका है 1 से 3 वाला, तो पहला हिमालय और हिमालय के आसपास का ही क्षेत्र होगा, हिमालय और हिमालय के आसपास का। क्लियर है? तो ध्यान में रखना है, जैसे पहला हिमालयन प्रोविंस या हिमालय के प्रोविंस वाले हो जाएंगे, तो ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। तीसरा, ये वाला सोनाटा प्रोविंस, है ना, ये 3 जो हैं वो तुलनात्मक रूप से वो लोकेशंस हैं जो टेक्टोनिकली बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। जैसे यहाँ पर भ्रंश पर्वतों का निर्माण हुआ है दोनों तरफ, है ना। भ्रंश पर्वतों का मतलब है कि नर्मदा और ताप्ती का ये बेसिन है, इसके उत्तर में विंध्यान है और दक्षिण में सतपुड़ा माउंटेन। और बाकी 2 लोकेशन ये वाला है हिमालय का, और एक लोकेशन इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? ये सोहना प्रोविंस, यानी कि दिल्ली में आप देखते हैं बार बार भूकंपीय गतिविधियां देखने को मिलती हैं, तो सोहना में से एक फॉल्ट लाइन, या ऐसे दिल्ली से 18-20 फॉल्ट लाइन है, उसमें से एक सक्रिय फॉल्ट लाइन दरार रेखा का नाम है सोहना, गुड़गांव की तरफ जो जाता है, दिल्ली से गुड़गांव का फॉल्ट लाइन, तो उसके नाम पे क्या पड़ गया? सोहना प्रोविंस। क्या ये एक जियोथर्मल क्षेत्र है जहां पर ऊर्जा प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो हाँ। क्या एक सोनाटा प्रोविंस है? तो सोन नर्मदा ताप्ती, इसके नाम पे सोनाटा, सोनाटा प्रोविंस। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा सोनाटा प्रोविंस, है ना। क्या ये जियोथर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? तो हाँ, उस दिन ये लिखा हुआ होगा इनमें से कौन कौन से भारत के इंपॉर्टेंट जियोथर्मल ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, 1 2 3 4। तो इन्हीं 10 के अलावा कोई 12वां 13वां 14 15वां कुछ नाम होंगे, तो आपको इन 10 नामों को ध्यान में रखना है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पर हिमालयन, सोहना, सोनाटा, ये 3 प्रोविंस हो गए। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट प्रोविंस, पश्चिमी वाला वेस्ट कोस्ट प्रोविंस, यानी ये चौथा वाला, है ना। ये भी दरार पड़ा हुआ है ना, ये भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूट करके आगे बढ़ा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, कहीं कहीं पर जो दरारें हैं उसके माध्यम से पृथ्वी का हीट इस क्षेत्र विशेष में आता रहता है। गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये वाला जो इलाका है ना, केजी D6 बेसिन के नाम से ये क्षेत्र विशेष जाना जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि चूंकि इंडियन प्लेट टकरा रहा है, तो ऐसे दरार यहाँ पर भी फॉल्ट लाइन विकसित हुआ है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरा का पूरा, सिर्फ इतना काफी है, इतना भी ध्यान में रखिए। बाकी भारत वाली क्लास में और देखेंगे जो भी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, अभी बहुत सारी बातें समझाने के लिए हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान में रखिए कि ये भी दरार है। तो ये हो गया गोदावरी का।
इसके ऊपर अगर आप बढ़ेंगे, ये सॉरी ये है गोदावरी का, और ये महानदी भी एक दरार से ही होकर के बहती है, तो ये फॉल्ट लाइन हो गया। और इसके ऊपर दामोदर भी है, ये सब दरार से बहते हैं। क्यों, कैसे, चर्चा करेंगे। अभी के लिए एक और दामोदर, यहाँ पर भी भारत का जियोथर्मल प्रोविंस है। बाकी है ना, झारखंड में या बिहार के क्षेत्र में राजमहल हिल्स है ऊपर, है ना, ये जैसे रांची का पठार है, रांची के पठार के ऊपर राजमहल हिल्स वाला इलाका है, तो वो एक है। और बाकी एक साउथ इंडियन क्रेटन है, ये तमिलनाडु या आप कह सकते हैं कि केरला के बॉर्डर पे। ये इलाके हैं या ये क्षेत्र हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनको आपको ध्यान में रखना है कि ये भारत के इंपॉर्टेंट जियोथर्मल प्रोविंस हैं। और यूपीएससी हो सकता है कि इसको लेकर के कुछ मैचिंग वाले सवाल आपके सामने रखे, और रखे तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि कुछ सवाल रखे जा सकते हैं। इस साउथ इंडियन क्रेटन में न केवल ये वाला हिस्सा आता है, बल्कि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वाला इलाका भी आता है, तो ध्यान में रखिएगा। इन क्षेत्र विशेषों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि यूपीएससी आपके सामने कुछ सवाल रखे कि इनमें से कौन कौन से भारत के महत्वपूर्ण जियोथर्मल प्रोविंस है। मूव करता हूं आगे। अब कुछ संरक्षण के क्षेत्र बाकी जो हम लोगों ने किया था, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन के इलाके जो न्यूज में रहे अलग अलग कारणों से, अब उन कारणों को लेकर के भी आपको पढ़ना पड़ेगा या उसको पढ़ना चाहिए कि कारण क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, जैसे देखते हैं। जैसे इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये पहले ही आपको बताएं कि इसको यूनेस्को के मैन एंड, या आप कह सकते हैं कि यूनेस्को के मैन्ड एंड बायोस्फीयर रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इसको अभी इंक्लूड किया गया है। कौन सा? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, है ना। और बाकी रिसेंट जो अध्ययन है वो इस पूरे इलाके में यही बता रहे हैं कि ग्लेशियर्स की मेल्टिंग तुलनात्मक रूप से काफी तेज। और बाकी लास्ट क्लास में ये सूचना आपको दी ही थे कि मैप के प्रोग्राम की तरह 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि यूनेस्को के मैप के प्रोग्राम के तहत इस सूची में आता है, तो ध्यान में रखना है। ये है सराब चू कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहां पर? जंस्कार रीजन में। वाइटल हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, और इसको लेकर के प्रपोज्ड फॉर रामासार स्टेटस, मिला नहीं है रामासार स्टेटस, लेकिन रामासार स्टेटस मैंने आपको बताया ही, जो दो अभी हाल ही में ऐड हुए हैं, 98 संख्या हो गई है, तो ये भी न्यूज में रहा कि इसको भी रामासार कन्वेंशन के तहत लाया जाए। तो आने वाले समय में सुनेंगे कि ये रामासार कन्वेंशन के तहत आया, तो एक इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक क्षेत्र हो गया। कहां पर है? जंस्कार क्षेत्र। जंस्कार मतलब ट्रांस हिमालय वाले इलाके में। जंस्कार पर्वत, उच्च हिमालय के बाद हिमालय में जंस्कार आता है, फिर लद्दाख आता है, और फिर काराकोरम पर्वत आता है, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, भागीरथ रिवर मतलब गंगा वाला इलाका। तो हमने देखा कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर तुलनात्मक रूप से, है ना, बढ़ गया है, 4 दशकों में 10% एरिया रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो भागीरथी का क्षेत्र है ना, तो भागीरथी का जो क्षेत्र है उसको लेकर के हिमालय का एक सेंसिटिव जोन मतलब क्षेत्र है। अभी हाल ही में ये जो भागीरथी का क्षेत्र है, भागीरथी का जो क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र का जो एरिया है जिसको हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन, देखिए इको सेंसिटिव जोन का जो कॉन्सेप्ट है ईएसजेड, ताकि आप इसको समझ पाए, है ना। इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं कि ये हमारे नेशनल पार्क की बाउंड्री है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका ये बाउंड्री। अब अगर ये नेशनल पार्क का बाउंड्री है, तो इसका मतलब है कि इसके इस रेखा के बियॉन्ड नेशनल पार्क नहीं है। तो क्या हम कुछ भी कर सकते हैं इसके बियॉन्ड? मान लेते हैं कि यहाँ पर हाथी आता है, तो हाथी को थोड़ी ना पता है कि इसके बाद नेशनल पार्क खत्म हो जाता है। टाइगर को थोड़ी ना पता है, ये जीवों को थोड़ी ना मालूम है कि इसके बाद नेशनल पार्क खत्म हो जाता है, और मतलब ये सीमा है उसको क्रॉस करते ही थैंक यू, ऐसा तो उनको नहीं मालूम है। तो जो भी आपके एक कह सकते हैं कि जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, संरक्षण के क्षेत्र है, उस संरक्षण के क्षेत्र के जस्ट किनारे जहां पर भी उसकी बाउंड्री तय की गई है, अगर हम उसमें हर प्रकार की मानव गतिविधियों को प्रमोट कर देंगे, तो उसका परिणाम अंदर रहने वाले जीवों पे भी पड़ेगा। तो ऐसे में जो ये सीमाएं हैं, बाउंड्री तय किए गए हैं, इसका कुछ इलाका इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए, ईएसजेड, इको सेंसिटिव जोन, संवेदनशील क्षेत्र है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर नेशनल पार्क है और बगल में कोयला मिल गया, तो क्या कोयला खोदते खोदते 100 मीटर नीचे चले जाएंगे आप? अगर ऐसा करेंगे तो ये जो जीव जंतु होंगे,
उसके 2 परिणाम होंगे, एक तो उनके एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटी उस क्षेत्र में बढ़ेगी और दूसरा जब भी कहीं कोई आप कोयला निकालते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ज़मीन का लेवल ये था, यहाँ पर कोयला निकालते-निकालते 50 मीटर नीचे चले गए। तो इस जगह पे जो भी नदी, झील, झरने होंगे उसका स्लोप ऐसा अंदर ही भूमिगत जल के रूप में, वो सारा पानी नीचे का बहता-बहता यहाँ चला जाएगा। इस जंगल में जो भी नदी, झील, झरने होंगे वो सूख जाएँगे और सूख जाएँगे तो उसका अपना एक परिणाम होगा। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी गतिविधियों को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, माइनिंग को रेगुलेट करना पड़ेगा, है ना? जो पॉल्यूशन फैलाने वाले उद्योग धंधे हैं, उनको यहाँ स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। इको सेंसिटिव ज़ोन। तो अभी हाल ही में, है ना, जो भागीरथी का क्षेत्र है, उस इको सेंसिटिव ज़ोन को बढ़ाया गया है, ताकि उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता को प्रभावी रूप से साधा जा सके। दुधवा टाइगर रिज़र्व उत्तराखंड में है और तराई का क्षेत्र, अगर ज्योग्राफी की क्लास किए होंगे, तो तराई का क्षेत्र मतलब जलोढ़ का क्षेत्र। जलोढ़ का क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नदियां पर्वतों से पहली बार मैदान में एंटर करती हैं, तो नदी का ढाल कम हो जाता है। नदी का ढाल कम हो जाता है तो ये तराई का क्षेत्र जो होगा वो दलदली भूमि हो जाएगा। ऐसे में वनस्पति का विकास काफी ज्यादा होगा, जैव विविधता होगा। दलदली है का मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी। और ये स्थिति टाइगर के लिए शानदार है क्योंकि टाइगर पानी के साथ रहता है, तो बहुत सारे पानी की बॉडी होंगी, तो हर टाइगर का अपना पानी का बॉडी होगा, कंफ्लिक्ट नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। टाइगर का जनसंख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ेगा। यही कारण है जिसके कारण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। और चूंकि पानी बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों से बह करके जाएगा, तो उस पूरी प्रक्रिया में वनस्पति का विकास एक बड़े हिस्से में होगा और हर थोड़ी थोड़ी देर दूर पे नदी और झील झरने हो जाएंगे। ये स्थिति टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टाइगर बिना पानी के नहीं रह सकता, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उसको जरूरत पड़ता है। तो ये स्थिति क्या है? ये स्थिति ओवरऑल तराई क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ाएगी। तो यहाँ पर यही पॉइंट कह रहा है, दुधवा टाइगर रिजर्व तराई क्षेत्र में। जैसे एक एग्जांपल अगर हम करते चले आए, तो हरिद्वार के पास जो टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, उसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क। थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए पूरब की तरफ, तो जो रामगढ़ का इलाका है, नैनीताल से नीचे रामगढ़ का जो इलाका है, वहां पर आपका आ गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। थोड़ा और पूरब की तरफ बढ़िए, है ना, थोड़ा और पूरब की तरफ बढ़िए, तो अब आप उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। उसका जो लखीमपुर खेरी या तराई का क्षेत्र है, वहां पर जो अवस्थित है, उसका नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व। क्लियर है? तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो वही है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र विशेष में लाने हैं, तो वैसे में ये तराई का क्षेत्र एक जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया कि उत्तराखंड में इसी तराई के क्षेत्र में 2 इंपॉर्टेंट क्या है, टाइगर रिजर्व्स है। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है। तो ऐसी स्थिति में, या दुधवा नेशनल पार्क अवस्थित है, टाइगर रिजर्व भी है ये, तो ऐसी स्थिति में जैव विविधता को बचाने को लेकर के डिबेट में रहा, है ना, रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लोकेशन ध्यान में रखिए। इसी के अलावा सलखन फॉसिल पार्क, कहां पर? उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र जहां पर मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है ना, चित्रकूट, सोनभद्र, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर कौन सा? सलखन फॉसिल पार्क। तो सलखन फॉसिल पार्क का मतलब क्या होता है? फॉसिल पार्क का सिंपल मतलब ये है कि इस क्षेत्र विशेष में पहले जीव रहा करते थे और वो जीव जो है चट्टानों के बीच में फंसे हुए। जैसे कभी आप राजस्थान जाएं और राजस्थान में अरावली पर्वत पे जाएं, तो अरावली पर्वत कभी समुद्र में था, आज समुद्र के ऊपर है। तो इस चट्टानों के बीच में आपको बहुत सारे फॉसिल्स मिलेंगे, उसके उदाहरण मिलेंगे जो इस बात को प्रूव करता है कि कभी ये हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ था। जैसलमेर, बाड़मेर आप जाएं तो ये हिस्सा कभी समुद्र में डूबा हुआ था, और जो हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ होगा उसी में आपको पेट्रोल और नेचुरल गैस मिलेंगे। अगर आसाम में मिला दिग्बोई में, तो ये हिस्सा कभी टिथित सागर का हिस्सा था। अगर हम कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात करते हैं तो तटीय इलाका, और अगर जमीन पे मिलेगा तो कभी ना कभी वो हिस्सा समुद्र का हिस्सा रहा ही होगा। क्योंकि मतलब आप कह सकते हैं कि पेट्रोलियम एक फॉसिल या जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म के लिए जीव का होना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जीव समुद्र में पाए जाते हैं। इसलिए कोई ना कोई हिस्सा, मतलब जहां पर भी पेट्रोलियम मिलता है, वो हिस्सा कभी ना कभी समुद्र में होना चाहिए। आज जैसलमेर और बाड़मेर में अगर हमको पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, तो उसका रीजन ही है कि कभी ये समुद्र में रहा होगा। कभी आप में से कोई अगर जैसलमेर बाड़मेर से हो, है ना, अगर कोई आप में से जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र से हो, तो आपको पता होगा कि अगर आप जब जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ बढ़ेंगे, तो रास्ते में ही हाईवे के पास ही फॉसिल या मैरिन फॉसिल पार्क है। यानी कि मैरिन फॉसिल पार्क, सोचिए कि एक मरुस्थलीय क्षेत्र में, मैरिन मतलब
समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते थे उसके अवशेष वहां पर इकट्ठे करके रखे गए, है ना? इसको हम फॉसिल पार्क के नाम से या मैरिन फॉसिल पार्क के नाम से जानते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट लोकेशंस व्हिच आर लोकेटेड नियर टू जैसलमेर एंड बाड़मेर। तो ऐसे में थोड़ा आपको इन सब सिचुएशंस को याद रखने की जरूरत है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी पॉसिबिलिटी इसको लेकर के बनती है। तो ध्यान रखना है कि ऐसा ही कुछ सिचुएशन हमको सलखन या सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। बेसिकली सेम सिचुएशन, जो पेनिनसुलर प्लेटू है या पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है, वो सेम लोकेशन पे अवस्थित है, सेम सिचुएशन पे अवस्थित है कि कभी ये एंशियंट क्रेटन का हिस्सा रहा है और कभी यहाँ पर जीव जंतु या जो भी फ्लोरा फौना थे, आज वो फॉसिलाइज्ड है और उसी पार्क का नाम है या उसका प्रोटेक्शन जो हमने दिया है उसका नाम है सलखन फॉसिल पार्क। तो एक अच्छा लोकेशन है ना? अभी तक जनरली आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें सब नाम नहीं थे। तो ऐसे में एक अच्छा इंटरेस्टिंग एरिया है जिसमें यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ये ध्यान में रखिए। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट पे गए थे और यूनेस्को का जो मैप का प्रोग्राम है उसका ये हिस्सा है ना? तो ऐसी स्थिति में काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम का हिस्सा है ना? यूनेस्को का हेरिटेज साइट है ना? हाई डेंसिटी या दुनिया में सबसे ज्यादा अगर राइनो कहीं पर मिलते हैं तो इसी नेशनल पार्क में मिलते हैं। तो इस तरीके से इसको भी आपको ध्यान में रखना है ना? इसको भी आप ध्यान में रखें कि ऐसा एक स्थिति है। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। तो कुल मिलाकर के ये लोकेशंस हैं कंजर्वेशन के, उसको मैचिंग वाले सवाल पूछेगा। जैसे स्वरूप चू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है? तो ये लिख देगा कश्मीर में अवस्थित है। तो कश्मीर नहीं, कश्मीर तो हिमालय का हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व तो कई बार चर्चा हो ही गई है ना? सलखन फॉसिल पार्क के बारे में भी चर्चा कर ही लिया और काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। इसके अलावा केबुल लाजमो जो है नेशनल पार्क भी है। केबुल लाजमो नेशनल पार्क मणिपुर में अवस्थित है। मणिपुर में ये जो मणिपुर का लोकेशन है 7th वाला, यहाँ पर एक झील है उसका नाम है लोकटक लेक। आपने शायद पढ़ा भी होगा, है ना? संभवतः पढ़ा होगा पर्यावरण में अलग-अलग जगहों पे फुमदी का कॉन्सेप्ट है, फुमदी। एक नाम सुने होंगे पॉसिबली, उसका नाम है फुमदी। फुमदी मतलब फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ग्रास, तैरता हुआ घास। तो लोकटक लेक जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? वो फेमस है फुमदीज के लिए या फ्लोटिंग और संगाई डियर, है ना? इसको खाने वाला जो डियर है पाया जाता है या जो हिरण है उसका नाम है संगाई। क्या है मतलब ये लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या है कि लोकटक लेक के उत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना प्रपोज्ड है। अब वो प्रपोज्ड है तो ऐसे स्थिति में क्या है कि लोकटक झील है क्या? लोकटक झील एक सीजनल झील है। गर्मी के दिनों में जल का स्तर बहुत कम हो जाता है और जब बारिश होती है तो पूरा झील लबालब पानी से भर जाता है। तो होता क्या है कि जब अभी मार्च अप्रैल मई का महीना है अभी वाला, इसमें जो झील का जल स्तर है बहुत नीचे चला जाएगा तो लगभग जमीन को टच करने लगेगा। तो जो झील में मिट्टी है और जल का स्तर नीचे हो गया तो उससे घास उगाता है। वो घास लगातार उससे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और वो घास जो होते हैं, है ना? ये घास मिट्टी को बहुत जकड़ करके रखते हैं, बहुत डेंस उनका रूट्स का स्ट्रक्चर होता है। जब जून, जुलाई, अगस्त मतलब मानसून का सीजन आता है, तो जब लोकटक झील में पानी भरने लगता है, तो ये जो घास होता है, जो जिसकी जड़ें मिट्टी को एकदम पकड़ी हुई हैं, जब पूरा पानी से भरने लगता है, तो पूरा घास उस मतलब आप समझिए कि उस तालाब से, उस झील से उखड़ करके पानी में तैरने लगता है और चूंकि वो मिट्टी उसमें लगा हुआ है तो लगातार उसको पोषण मिलता रहता है। पोषण मिलता रहता है तो बाकी के 4 महीने तक वो ग्रो करता रहता है और वो इतना डेंस ग्रोथ होता है कि हम और आप जाके उस पे खड़े हो सकते हैं। हम और आप उस पे जाकर के खड़े हो सकते हैं। तो इसी झील पे जो डियर्स हैं या हिरण हैं, वो तैर करके वहां पहुंचते हैं और उस पे खड़े होकर के घास खाते हैं आनंद से और उसके बाद फिर अपना तैर करके वापस आ जाते हैं। है ना? ऐसे घास का नाम क्या पड़ गया? फुमदी। और इस फुमदी के कारण उस क्षेत्र विशेष में हिरणों की संख्या काफी ज्यादा है। तो क्या हो गया? संगाई डियर। अब उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम ये है कि जो पानी को आप डाइवर्ट कर रहे हैं या लगातार उस झील में पानी के लेवल को मेंटेन करेंगे थ्रू डैम्स, तो ऐसे में फुमदी खत्म हो जाएंगे क्योंकि फुमदी के होने के लिए सीजनली लोकटक झील के पानी को नीचे जाना पड़ेगा शुष्क मौसम में और फिर ऊपर जब पानी। लेकिन अगर आप लगातार उसके पानी को रेगुलेट करके रखेंगे, डैम बनाएंगे और उसके पीछे पानी इकट्ठा कर देंगे, तो वैसी स्थिति में ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैव विविधता का ह्रास होगा। तो न्यूज़ में है।
केबुल लाजमो नेशनल पार्क कहाँ पर? लोकटक लेक, ध्यान में रखना है इसको। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है ना, गंगा ब्रह्मपुत्रा का क्षेत्र है और यही रॉयल बंगाल टाइगर्स है जो हमारा है ना, जो देश का एक राष्ट्रीय जीव है, पशु है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में अवस्थित है, मेलानिस्टिक टाइगर के लिए फेमस है। मेलानिस्टिक मेलामाइन कहा जाता है। मेलामाइन का मतलब है जैसे हमारा जो शरीर है, जो मान लीजिए कि इंडियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, इनका कलर थोड़ा-सा जैसे इंडियंस का कलर ब्राउनिश होता है, थोड़ा-सा मटमैला-सा। जो अफ्रीकन्स हैं, उनका कलर डार्क होता है। बेसिकली इसलिए होता है कि जहाँ पर भी सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी, है ना? वहाँ पर शरीर स्किन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक केमिकल सीक्रेट करे जिसका नाम है मेलामाइन और उस केमिकल के कारण सूर्य से आने वाली अति ऊर्जावान पार्टिकल्स जैसे कि पैराबैग्नी किरणें जो कि पाई ही जाती हैं, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, वो आपके स्किन को डैमेज ना करें, तो उस पूरे प्रोसेस में मेलामाइन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि डार्क पिगमेंटेशन बढ़ जाएंगे। इसलिए अफ्रीकन्स चूंकि 0 से 30 डिग्री के बीच में रहते हैं, साल भर लगभग गर्माहट की स्थिति रहती है, तो ऐसे में सूरज की रोशनी ज्यादा सीधी पड़ती है, ज्यादा मात्रा में पड़ती है, तो उस पूरे प्रोसेस में पैराबैग्नी किरणों का भी डेंसिटी ज्यादा होता है। तो नेचर का रिएक्शन क्या है? नेचर का रिएक्शन है कि उस पैराबैग्नी किरणों से हमारा सुरक्षा कैसे होगा, तो स्किन का कलर डार्क हो जाता है। तो डार्क कलर कोई अ, ऐसा नहीं समझिएगा कि डार्क कलर को लेकर के कोई हे भाव हो, है ना? अगर सामने वाले के मन में ये बात है, तो फिर वो उसका दृष्टिकोण है। लेकिन आप कभी कलर्स को लेकर के, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के एबीसीडी एक्स-वाई-ज़ेड जैसा ही ईश्वर ने अच्छा दिया है ना? सबसे इम्पोर्टेंट ये दिमाग है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये दिमाग है। सही सोचना, सही करना, है ना? ये सबसे मतलब ये सार्थकता है जीवन का। उसके अलावा यार क्या फ़र्क पड़ता है, मैं टकला हूँ, मेरे बाल हैं कि नहीं हैं, है ना? मेरा रंग मटमैला है ना? जो भी कलर है, मेरा नाक टेढ़ा है, आपका नाक सीधा है, क्या फ़र्क पड़ता है यार उससे, है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, है ना? उन सब चीज़ों को लेकर के कभी हे भाव लाइएगा भी नहीं। नेचर का दिया हुआ है यार, जैसे हैं ठीक है। तो मेलामाइन यहाँ पर पॉइंट क्या है? मेलामाइन भारत में इकलौता क्षेत्र जहां मेलेनिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं। मेलेनिस्टिक का मतलब है कि टाइगर में धारियां होती हैं। जितना हो सकता है बताने की कोशिश करूं ताकि याद रहे आपको। जो टाइगर होता है ना, उसमें स्ट्रिप्स होते हैं, भूरे रंग का, काले रंग का, है ना? भूरा रंग और काला रंग, तो उन दोनों के बीच में संतुलन है। जितना भूरा है उतना काला है, जितना भूरा है उतना काला है। लेकिन अगर सॉरी, भूला भूला बोल रहा हूँ, येलो कलर और वो डार्क कलर, काले रंग का स्ट्रिप है और पीले रंग का स्ट्रिप है, काला पीला, काले रंग काला पीला का स्ट्रिप है। अगर पीला स्ट्रिप पतला हो जाए, पीले रंग की स्ट्रिप पतली हो जाए और काले रंग वाली स्ट्रिप ज्यादा मोटी हो जाए, तो उसका मतलब है कि टाइगर दिखने में कैसा लगेगा? थोड़ा सा काले रंग वाला, पीले रंग का स्ट्रिप कम हो गया। ऐसे टाइगर को मेलेनिस्टिक टाइगर कहा जाता है, जो भारत में कहाँ पाया जाता है? सिमलीपाल, इकलौता क्षेत्र। और हाल ही में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया है ना? या हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क घोषित किया गया है और टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। ये महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में अवस्थित है। जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में अवस्थित है। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना? एक इंपॉर्टेंट थाने क्रीक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ होगा, है ना? ईस्टर्न फ्लेमिंगो, महादेव, है ना? बात हो ही गई गोवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सह्याद्री वाला लोकेशन है, ये मैक्सिमम केरला में अवस्थित है। केरला में अवस्थित है टाइगर रिजर्व। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब अलग-अलग कारणों से न्यूज़ में रहे हैं। हम सब कारणों का चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि यूपीएससी मैच करने के लिए दे। केबिल लाजमो, सुंदरबन या केबुल लाजमो लिख देगा, महादेई लिख देगा, है ना? ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी लिख देगा और पीछे से 1-2 नाम इसमें से कहीं से उठा लेगा, है ना? जैसे सलखन फॉसिल पार्क, ये 4 नाम दे देगा और मैच करने के लिए देगा कि किस-किस राज्य में अवस्थित है। इस तरीके के सवाल या इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे कंजर्वेशन के साइट्स न्यूज़ में रहते हैं, इसको ध्यान में रखिए। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इमेंस पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ता हूँ आगे। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया, है ना? इसको लेकर के कुछ सवाल बनेंगे तो देखिएगा आप इसको। अब कुछ हाइलैंड्स न्यूज़ में या कुछ लोकेशंस न्यूज़ में है, जैसे कि मजौली आइलैंड। अगर हम मजौली आइलैंड के बारे में बात करेंगे तो मजौली आइलैंड असम में अवस्थित है। क्या है इसका फीचर? तो मजौली आइलैंड जो भी यहाँ लिखा है इसको पढ़िएगा। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अपर्दन इसका हो रहा है। देखिए क्या है कि ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है यहाँ पर।
बाकी इस उत्तर भारत के मैदान में कोई भी ऐसी नदी नहीं है, मतलब इस क्षेत्र को छोड़ करके, जो 3 तरफ से पर्वतों से घिरी हुई। तो इसका मतलब है कि हिमालय को मुख्यतः पानी इधर से मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से भी मिलता है, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर कोई एक नदी ब्रह्मपुत्रा 3 तरफ से पर्वतों से घिरी हुई हो, इसका मतलब कि कोई भी हवा यहाँ पर एंटर करेगा, तो ऊपर उठाया जाएगा। यहाँ बारिश होगी, यहाँ बारिश होगी, यहाँ बारिश होगी, यहाँ बारिश होगी, इन सब जगह पे बारिश होगी। और सारा पानी, सोचिए कि चारों तरफ से ऐसा पर्वत है और सारा पानी बीच में इकट्ठा हो गया। तो खूब सारा पानी इकट्ठा, और चूंकि पर्वत पे अगर कोई नदी बहेगी तो गति उसमें ज्यादा होगी, फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो इरोजनल या उसकी इरोजनल एबिलिटी या उसका इरोजनल कैपेसिटी क्या होगा, रिलेटिवली ज्यादा होगा। तो उसका अपर्दन करेगा और कहाँ इकट्ठा करेगा, ब्रह्मपुत्रा में। और ब्रह्मपुत्रा के बीचों बीच, जैसे कहते हैं ना उत्तर भारत में दियारा का क्षेत्र, तो वैसे ही ब्रह्मपुत्रा में एक दियारा का क्षेत्र, एक विशाल दियारा का क्षेत्र, इतना बड़ा कि इससे बड़ा कोई आइलैंड नदी के बीच में है ही नहीं। नाम है मजौली, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड। कौन सा, नदीय द्वीप का एग्जांपल्स है। और ये इतना बड़ा है कि आसाम ने इसको 35वां जिला घोषित किया। और जिला घोषित किया, और आप सोच करके सोचेंगे कि नदी के बीच में जो टापू है, ये इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1,65,000 लोग निवास करते हैं। तो लगभग 2 लाख के आसपास का पॉपुलेशन है ना, इतना बड़ा, मतलब पूरा एक शहर बसा हुआ है। इतना बड़ा ये आइलैंड है, नाम है मजौली आइलैंड। क्यों न्यूज में है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण जो भारी बारिश हो रही है, उससे नदी के जो जल स्तर में बढ़ोतरी होती है, उससे कटाव हो रहा है। मजौली आइलैंड के किनारों का कटाव का स्थिति उत्पन्न हो रहा है, तो न्यूज में रहा है। कुल मिलाकर के मजौली आइलैंड कहां पर अवस्थित है, आसाम में। क्या है ना, आसाम में 35वां जिला है, तो हाँ है। क्या एक रिवराइन आइलैंड का एग्जांपल है, हाँ। क्या दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, नदियों के बीच का टापू है, तो हाँ, नदियों के सबसे बीच का सबसे बड़ा ये टापू, तो यही है। कुल मिला के ध्यान रखिएगा इसको, उसी के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा कंचा गाजी बावली गाची बावली वाला हैदराबाद का फॉरेस्ट, जो कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काटा जा रहा था, तो न्यूज में आया तो उस पर संज्ञान लिया गया, फिर उसको हॉल्ट कर दिया गया। तो गची बावली न्यूज में रहा है, तो उसको ध्यान में रखिएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कराईछली आइलैंड गल्फ ऑफ मन्नार में अवस्थित है। कौन सा, कराईछली आइलैंड। तो कराईछली आइलैंड वही है कि यहाँ पर खूब सारे प्रवाल, मतलब अगर आप गल्फ ऑफ मन्नार की बात करेंगे तो भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को के मैप के प्रोग्राम के तहत। और भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में भी है, और मैप के प्रोग्राम के तहत जो 13 बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी हिस्सा है। और समुद्र में अवस्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है, नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। उसी गल्फ ऑफ मन्नार को क्यों बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, तो कभी आप मैप में जाकर के देखिएगा कि ये जो भारत और श्रीलंका के बीच का इलाका है, ये अगर आप फिजिकल मैप में जाकर के देखेंगे भारत के, तो आपको यहाँ पर समुद्र का रंग बहुत हल्का नीला नजर आएगा। बाकी जगहों पे गहरा नीला, मतलब नीला रंग गहरा होगा, यहाँ पर नीला रंग बहुत हल्का होगा। हल्के नीले रंग का मतलब है कि जहाँ समुद्र बहुत उथला होता है, कम गहरा होता है, जहां पर सूरज की रोशनी धरातल को टच कर पाए, समुद्र में उसके बॉटम को टच कर पाए। तो अगर समुद्र की रोशनी नीचे तक पहुंच जाएगी तो उजाला हो जाएगा, उजाला हो जाएगा तो नीला रंग हल्का हो जाएगा। और अगर सूरज की रोशनी समुद्र में नहीं पहुंच पाएगी गहराई तक, 200 मीटर से कम मतलब ज्यादा गहरा है, तो 200 मीटर के बाद सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे में समुद्र का रंग गहरा नीला रंग का हो जाएगा। तो यहाँ समुद्र का रंग हल्का है, इसका मतलब है समुद्र उथला है। और ऐसी स्थिति में अगर सूरज की रोशनी समुद्र में जमीन के बॉटम को टच कर गई, तो समुद्र में वनस्पति का विकास हो जाएगा, जिसको सी ग्रासेस कहते हैं। और अगर समुद्र उथला है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो प्रवाल भित्तियां होंगी। और इस क्षेत्र विशेष में प्रवाल का विरंजन अत्यंत तेज गति से हो रहा है। ऐसी घटनाएं हमको देश भर में नजर आ रही है। तो इसमें एक जो हालिया अध्ययन हुआ, कहां पर, किस आइलैंड पे, करियाछली आइलैंड पे। इस करियाछली आइलैंड में हमको प्रवाल विरंजन की घटनाएं तुलनात्मक रूप से ज्यादा देखने को मिली। तो इस बात को बता रहा है कि एक वल्नरेबल क्षेत्र है ये, है ना। इसको विशिष्ट या संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। तो हो सकता है कि ये करंट के कुछ आइलैंड्स या जो लोकेशंस हैं उसको मैच करने के लिए आपको दे, है ना। तो मैपिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाल ही में जो बैरन आइलैंड है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार, इस अंडमान और निकोबार के यहाँ पर पूरब की तरफ एक आइलैंड है, उसका नाम है बैरन आइलैंड। यहाँ पर पिछले साल से ज्वालामुखी की सक्रियता देखने को मिल रही है, और भारत का इकलौता ये सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। सक्रिय मतलब जहां पर हमको आज भी गतिविधियां देखने को मिल रही, ये ध्यान में रखना है। बाकी अंडमान सी, ये न्यूज में रहा है बेसिकली, क्योंकि
इसके नीचे हमको क्या मिला है, साउथ अंडमान के नीचे 17 किलोमीटर अंडमान, मतलब इस इलाके में हमको गैस के रिजर्व्स मिले। ठीक है, तो अंडमान सी किसके किसके बीच में अवस्थित है, अंडमान और निकोबार के बीच में। ये नीचे वाले जो आइलैंड्स हैं इनको निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है, ऊपर वाले को अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है। नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान। फिर बीच में 10 डिग्री चैनल है और उसके फिर नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड शुरू हो जाते हैं। तो इस बीच वाले इलाके को हम अंडमान सी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हाल में ही हमको पेट्रोलियम और या नेचुरल गैस के विशाल भंडार के बारे में हमें पता चला है। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इतना होने के बाद कुछ नदियां भी न्यूज में है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक चल रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत है या कुछ लग रहा हो पॉइंट। ठीक चल रहा है? कुछ नदियां जो न्यूज में है कुछ नदियां जो न्यूज में है, मतलब देखिए नदी वाली क्लास पे तो हम विस्तार से चर्चा करते ही हैं भारत की क्लास में। अब देखिए क्या है कि 6-6 घंटे की चर्चा होती है, मतलब कम से कम 4-5 घंटे की चर्चा होती है नदी की क्लास में। उन सब को मैप की क्लास में कर पाना, विश्वास करिए, संभव नहीं। इतने में ही आप लोग परेशान हैं 20-22 क्लास में, है ना? अब देखिए नदियों में क्या है, मतलब एक पॉइंट बताते हैं, नदी में हम करते क्या है? जब क्लास करते हैं तो नदी में करते क्या है? देखिए नदी का मतलब केवल सूचना नहीं है, पहली बात। नदी का मतलब क्या है कि हमको नदी करना है, जैसे हम अगर भारत में नदियां करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट वाइज क्या करते हैं? भारत में 2 प्रकार की नदियां हैं यार, एक हिमालय वाली नदियां और एक पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। फिर हम करते क्या है, हिमालय नदियां और पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय नदियों में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसकी चर्चा करते हैं, जो उसकी सहायक नदियां हैं उसकी चर्चा करते हैं। इसमें 3-4 घंटे लगते हैं। उसके साथ ही साथ हम करते क्या है कि ये जो नदियां हैं इनके बीच का अंतर क्या है, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के बीच का मूल अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। एक तो ये पक्ष होना चाहिए बेसिक, जो एक समझ वाली बात है, ये करते हैं। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट, इतना करने के बाद जो दूसरा एक पक्ष बनता है वो ये बनता है, दूसरा एक जो टॉपिक इस पे बनता है वो ये कि भारत में जितने भी डैम्स बनेंगे वो सब नदियों पे ही बनेंगे, है ना? तो भारत में जो डैम्स हैं सारी नदियों पे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा होती है। फिर डैम्स अगर हैं तो डैम्स की सेफ्टी को लेकर के समय-समय पे विवाद होता है। आपने सुना ही होगा आर्टिकल 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में कर्नाटका तमिलनाडु कहेगा कि मेत्तूर नाम का एक डैम है, कावेरी नदी पे, उससे पानी नहीं छोड़ता है, तो विवाद की स्थिति, है ना? मुल्ला पेरियार नाम का एक डैम है, केरला में अवस्थित है, तमिलनाडु उसको ऑपरेट करता है। मुल्ला पेरियार नदी है और ये नदी केरला की तरफ बहती है, लेकिन उसपे एक डैम बना करके पानी को वैगाई रिवर की तरफ शिफ्ट किया गया है और उसको ऑपरेट करने का काम तमिलनाडु के पास है। तो समय-समय पे मुल्ला पेरियार डैम न्यूज़ में रहता है। अलग-अलग मतलब डैम्स न्यूज़ में होते हैं। तो हमारे लिए मसला ये है कि डैम न्यूज़ में होते हैं, उसके सेफ्टी न्यूज़ में होते हैं। तो भारत में जो डैम्स हैं, नदियों पे जो डैम्स बनाएंगे, भारत में 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम्स हैं, जिसको बिग डैम्स कहा जाता है। बड़े डैम जो भारत में पूरी दुनिया भर में है, उसमें तीसरा सबसे बड़ा संख्या भारत में है। बिग डैम्स का मतलब जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा है। अब इन सब चीजों को मैथ की क्लास में कर पाना, विश्वास करिए, पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं तो पता चला कि नदी नदी पे ही 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की चर्चा हो गई, है ना? अब इसमें डैम से तो यूपीएससी सवाल क्या पूछता है, डैम कंट्रोवर्सी क्या है? कभी नर्मदा बचाओ आंदोलन का मामला आ जाता है, कभी मुल्ला पेरियार का विषय आ जाता है, कभी बगलिहार का मामला आ जाता है, कभी तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का। अलग-अलग समय पे अलग-अलग डैम्स को लेकर के बात होती ही रहती है। तो मसला क्या है, भारत में डैम सेफ्टी को लेकर के इश्यूज क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, है ना? कंसर्न्स क्या हैं, उसको साधने के उपाय क्या हो सकते हैं? सरकार के द्वारा डैम सेफ्टी को लेकर के क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया है, उसके काम क्या हैं? सुझाव दीजिए कि और क्या किया जा सकता है? इसको लेकर के एक सवाल बन सकता है, तो उस पे चर्चा होती है। इसके अलावा एक मसला क्या है, नदी की बात होगी तो नदी के प्रदूषण की बात होगी और नदी का प्रदूषण भारत में गंभीर समस्या है। इसको साधने को लेकर के, है ना?
नदी के प्रदूषण को पहले समझना पड़ेगा कारण क्या है, सोर्सेज़ क्या है? तो सोर्सेज़ अलग-अलग हो सकते हैं। सीवेज एक सोर्स हो सकता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक सोर्स हो सकता है, नेचुरल सोर्सेज़ भी इसके हो सकते हैं। तो स्रोत समझे। फिर स्रोत के बाद इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट्स कौन है जो नदी में पाए जाते हैं? तो जैविक, अजैविक दोनों हो सकते हैं। बायोटिक और अजैविक केमिकल्स भी हो सकते हैं। उनको करेंगे, फिर उनका प्रभाव करेंगे। फिर देखेंगे कि इसको साधने को लेकर के सरकार क्या-क्या प्रयास कर रहा है और क्या किए जाने की ज़रूरत है। तो एक वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड विषय नदी का बनता है। एक और जो सवाल बनता है नदियों को लेकर के वो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स, नदी जोड़ो परियोजना के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत से जैसे केन-बेतवा लिंक कैनाल शुरू किया गया, है ना? जैसे पोलावरम प्रोजेक्ट है, कृष्णा गोदावरी रिवर को जोड़ा गया है। अब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आलोचनात्मक परीक्षण करें, इसका पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है, ये सारी बातें होती हैं। तो आप जैसे कल कुछ लोग कह रहे थे तो आप सोचिए, इतनी सारी चीज़ों को नहीं कर लेकिन हाँ, आपको पढ़ना चाहिए। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, है ना? नदियों को लेकर के जो मैंने 4-5 बातें आपके सामने रखी उसको पढ़िए अच्छे से। अब इसमें जो करंट की सूचनाएँ हैं कि जो-जो नदियाँ न्यूज़ में हैं मैप के दृष्टिकोण से, उसको हमको थोड़ा-सा तैयार करना चाहिए या उसको लेकर के हमको काम करना चाहिए। जैसे इसमें से एक रिवर कौन-सा है? चेनाब। अब चेनाब क्या न्यूज़ में है? चेनाब कुछ नहीं है, सिंपल सा एक है कि ये जो चेनाब रिवर है, ये चेनाब रिवर आगे बढ़ता तो है इसमें लेकिन 2 नदियाँ आकर के मिलती हैं। कौन-कौन सी? चंद्र और भागा। तो चंद्र और भागा ये लिखा है ना यहाँ पर, भागा रिवर। है ना? इधर से अगर आप देखेंगे तो एक रिवर आकर के ये चेनाब आ रहा है, जैसे यहाँ पर भागा लिखा है, इसके पास एक और रिवर आकर के मिलता है, उसका नाम है चंद्र। तो जब चंद्र और भागा नदियाँ आकर के चेनाब में या मिलती हैं, है ना? तो उसके बाद फिर चेनाब आगे बढ़ता चला जाता है, इस पे एक डैम बनाया गया है, इस डैम का नाम क्या है? बगलिहार डैम। तो यही कह रहा है कि जो कन्फ्लुएंस है किसका? चंद्र और भागा का, कहाँ पर? ये तंडी में। तो यहाँ पर एक दूसरा रिवर नहीं बनाया है, उसका नाम है भागा चंद्र। तो चंद्र और भागा दोनों आपस में मिलते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि जो कन्फ्लुएंस है तंडी पे, वहाँ पर हम एक डैम बना रहे हैं, उस डैम का नाम क्या है? वो जो डैम है उसका नाम क्या है? बगलीहार। तो वही है, तो उसके बारे में यूपीएससी आपसे पूछेगा, थोड़ा-सा जानना चाहेगा कि तांडी में चंद्र और भागा नदियों का संगम है या है, तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये चेनाब की सहायक नदियाँ हैं और चेनाब के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बगलीहर परियोजना। इसके अलावा कुछ और अगर आपको ध्यान में रखना है कि बगलीहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, है ना? ये किस पे अवस्थित है? चेनाब पे। इसके अलावा कुछ और जिसका नाम है रातले प्रोजेक्ट। ये भी न्यूज़ में है, इंडस वाटर ट्रीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान इसका विवाद क्रिएट करता है। ये पाकुल डैम, इसको भी सिंधु नदी जल समझौते के तहत लाया गया या पाकिस्तान के द्वारा विवाद खड़ा खड़ा किया गया और नाम सुने होंगे सलाल दुलहस्ती परियोजना। ये भी चिनाब रिवर पे बनाया गया प्रोजेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में कंसर्न ये है कि इतने उच्च इलाकों में यानी कि देखा जाए तो भूकंपीय दृष्टिकोण से ज़ोन 6 में आता है। पहले भारत में ज़ोन 2, 3, 4, 5 तक था। अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको अपडेट करके भारत को के भूकंपीय क्षेत्रों को 5 ज़ोन की जगह 6 ज़ोन में डिवाइड किया है। ठीक है? ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये 6वें ज़ोन में है, मतलब 6वें ज़ोन का मतलब है अति सक्रिय क्षेत्र है। और अति सक्रिय क्षेत्र में इतने बड़े डैम्स बनाए जाना तुलनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है। या आप कह सकते हैं कि भविष्य में भूकंपीय गतिविधियों को जन्म दे सकता है, तो ये न्यूज़ में है। अब वो चलिए वो सब चीज़ों को साध लेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये नदियाँ सिंधु नदी जल समझौते के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय-समय पे विवाद का कारण बनती है। 1960 में जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, उसमें ऊपर की 3 नदियाँ, जिसको हम कह सकते हैं टोटल 6 नदियाँ हैं, है ना? सिंधु है, झेलम है, चेनाब है। इसका 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, 20% हम इस्तेमाल करेंगे और नीचे की जो 3 नदियाँ हैं, जिसको आप रावी, ब्यास और सतलज कहेंगे, इसका मैक्सिमम पानी भारत इस्तेमाल करेगा। क्लियर है? ये सब चीज़ों को लेकर के सहमति बनी और इसमें यही बात है कि हम इस पे कोई रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, है ना? ऐसे बहुत सारे विवाद सामने आते हैं। तो ऐसे में, है ना, सिंधु नदी जल समझौते के तहत बार-बार पाकिस्तान कहता है कि भारत उसका उल्लंघन कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट्स का नाम ध्यान में रखिएगा, है ना? कि वही सिंधु नदी जल संधि के तहत समय-समय पे ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आती रहती हैं कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, है ना? तो भारत कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं उसका अपना एक जियोपॉलिटिक्स है, आगे कभी चर्चा करेंगे। सीपीईसी के साथ जोड़-ओड़ के कभी आईआर की क्लास में। अभी के लिए, है ना, इतना ध्यान में रखिए कि ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो न्यूज़ में रहे। कोसी न्यूज़ में रहा है या कोसी में, है ना, इस साल बाढ़ आने की पॉसिबिलिटी, बाढ़ आया भी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोसी नदी, कोसी कब बनता है? जब उसमें सन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी आकर के मिलते हैं। ये अपर
यानी कि नेपाल की तरफ ये जब तीनों नदियां मिल जाती हैं, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है? कोसी। और कोसी में एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी आकर के मिलती है, उसका नाम है बागमती। ये भारत वाले हिस्से में, नेपाल वाले हिस्से में सन, अरुण और तमोर, ये तीन नाम ध्यान रखिएगा। ये तीन हेड वाटर्स हैं। हेड मतलब ऊपर से तीन छोटे छोटे झरने या छोटी छोटी नदियां जब मिलती हैं, उसके बाद इसका नाम पड़ता है कोसी। क्लियर है? जैसे अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलते हैं, तब उसके बाद नाम पड़ता है गंगा रिवर। तो कोसी के ऊपर इसको सन, अमूर या अरुण कोशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे स्थिति में इस पे कुछ सवाल बन सकता है। बाकी कहाँ से निकलता है? वही कोसी नदी तिब्बत के 7 धाराओं सप्त कोशी के रूप में से निकलता है। इसमें से मुख्य धारा कौन सा है? अरुण कोशी। बाकी तमोर कोसी, शन कोशी। ये ध्यान में रखिएगा। चूंकि न्यूज में रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। अब इसमें वो है ना, कौन सा ब्यास नदी पे बना हुआ कौन सा डैम? पोंग डैम, है ना। तो यहाँ पर वही है, ब्यास कहाँ से निकलता है? जब हम लोग मनाली के बारे में चर्चा कर रहे थे, रोहतांग पास के बारे में, तो वहां पर भी ये बात रखे थे, ब्यास ब्यास कुंड से निकलता है। और ये कुल्लू मनाली से होता हुआ फिर फाइनली जो है पंजाब की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर एक डैम बनाया गया है हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे, नाम क्या है? पोंग डैम। तो रावी ब्यास वाटर ट्राइब्यूनल, उसमें वही है कि रोहतांग पास के पास से निकलता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट डैम कौन सा बनाया गया है? पोंग डैम। तो ध्यान में रखिएगा, पोंग डैम किस पे है? ब्यास पे। और इसमें से जो भी नाम पीछे बताए हैं, बगलीहार, सलार, राटले, ये ध्यान में रखिएगा किस नदी पे अवस्थित है? तो ये चेनाब पे अवस्थित है। मैचिंग करने वाले सवाल आएंगे तो उसमें वैसी स्थिति में सवाल आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। वही है, वाटर शेयरिंग को लेकर के पंजाब और हिमाचल के बीच में मसला है, तो समय समय पे आर्टिकल 262 तो आता ही रहेगा, है ना। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के माध्यम से वाटर शेयरिंग के विषय समय समय पे आते रहते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस में न्यूज में रहा, आप आर्टिकल 262 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करिएगा। और बाकी पोंग डैम ध्यान में रखिएगा किस नदी पे अवस्थित है? ब्यास रिवर पे अवस्थित है ना। ब्यास का उद्गम स्थान कहाँ है? तो रोहतांग पास के पास इसका उद्गम स्थान है। एक ईस्टर्न हिमालय पे डैम बनाया जा रहा है, कहाँ पर? तो ये ब्रह्मपुत्रा है ना, तो ब्रह्मपुत्रा, ये आप कह सकते हैं कि जो सियांग रिवर है, उस सियांग रिवर, जो सियांग है ना, ब्रह्मपुत्रा का ही एक इंपॉर्टेंट रिवर है या सियांग नदी है। इसमें कुछ नदियां हैं, जैसे कि एक रिवर कौन सी है? सियोम, है ना, या सियोम कह सकते हैं, हियो कह सकते हैं। ये जो नदियां हैं, जो कि सियांग की सहायक नदियां हैं, इस पूरे इलाके में सियांग सियोम के मिलने के बाद यहाँ पर डैम बनाने को लेकर के प्रपोजल्स हैं। एक तो सियोम पे ही बनाना है, और बाकी सियोम और सियांग को मिलने के बाद इस पे डैम्स बनाना है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, है ना, जिसको सियोम रिवर। तो कहां पर? सियोम नदी पे। कहां से शुरू हो रहा है? सियोम नदी से। ये सियोम नदी के ऊपर एक डैम बनाना है, और बाकी सियांग और सियोम के मिलने के बाद डैम बनाना है। इन सबको कहा गया सियोंग डैम का प्रोजेक्ट। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में। कहा? अरुणाचल प्रदेश। तो इसको भी लोकल्स इसका विरोध कर रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा जलमग्न होगा, और बाकी जोन 6 में अवस्थित है, तो वैसे स्थिति में इसको लेकर के प्रॉब्लम, मतलब इश्यूज हैं। तो न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रपोज है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो उसमें वही पर्यावरण में बदलाव होगा, जैव विविधता के ह्रास होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो पर्यावरणविद हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो इस चीज को लेकर के या इस पूरे पक्ष को लेकर के विरोध कर रहे हैं। और विरोध कर रहे हैं तो यहाँ पर एक, है ना, सियोम रिवर ध्यान में रखिएगा किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की। बाकी जो अन्य इसकी दिहांग है, दिबांग है ना, सुबनसिरी है, मानस है, जो आप मैप में पढ़ते हैं, है ना, उसको ध्यान में रखिएगा। उसमें एक रिवर मैप में, या आप कह सकते हैं कि जब इंडियन ज्योग्राफी की कोई भी किताब उठाएंगे, तो ये छोटी छोटी नदियां न्यूज में नहीं रहती। ये तब न्यूज में आती हैं जब बेसिकली, है ना, कुछ करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट्स होते हैं। तो सियोम न्यूज में, सियाम न्यूज में है, तो ध्यान में रखिएगा सियोम रिवर किसकी सहायक नदी है? तो सियांग रिवर की। और ये दोनों मतलब फाइनली किस में जाकर के गिरते हैं? तो ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदी है। ऐसे ही सुबनसिरी, जैसे भी बात कर रहे थे कि सुबनसिरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है ना, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में गिरती है। उसमें भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो इस पे तो बहुत ज्यादा सवाल बनने की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि नाम से ही पता चल जाएगा कि सुबनसिरी रिवर है। और मतलब जनरली ये मालूम ही होता है। हो सकता है पूछे, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो गया है ना। तो वही पॉइंट है कि बन चुका है ना। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी आप कह सकते हैं कि सुबनसिरी जो रिवर है, इसकी सहायक नदी कमला है ना, कमला है, दिक्रोंग है, ऐसी कुछ नदियां हैं। और उसका पानी जब
सुबनसिरी में गिर जाता है, उसके बाद उसके ऊपर जल विद्युत परियोजना या एचईपी का प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसका नाम सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो एक और सहायक नदी क्या हो गई? सुबनसिरी, है ना? इसको बस ध्यान में रखना है। स्योम, सुबनसिरी। अब वही है, एक और इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है? कपली रिवर या कोपली रिवर के नाम से जाना जाता है। ये गारो, खासी और जयंतिया, तो इस इनको संयुक्त रूप से हम मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं। तो कपली नदी कहाँ से या कोपली नदी कहाँ से निकलती है? मेघालय के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेघालय के पठार से। तो वही पॉइंट है, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। लेकिन हिमालय से नहीं निकलती है, मेघालय के पठार से निकलती है। और ये मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार का एक्सटेंशन है। जो जो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है ना, उस छोटा नागपुर के पठार का एक्सटेंशन है। क्लियर है? और इसको हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल वाटरवे घोषित किया गया है। कौन सा? 57। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय के पठार से उत्पन्न होता है। नेशनल वाटरवे नंबर 57 है। क्या परिचालन में है? तो हाँ, नेशनल वाटरवे 57 है ना। ऑपरेशनल ऑफ नालाज, मतलब इसमें कोपली नदी जो है कुल मिलाकर के ऑपरेशनल हो गया है। ये नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है ना कहाँ पर है? तो नोएडा में है, मतलब दिल्ली एनसीआर में है। इसके द्वारा देश भर में वाटरवेज के नेटवर्क को प्रमोट किया जाता है ना। अलग अलग है वाटरवेज, पढ़िएगा इसके बारे में, किताबों में बहुत बेहतर तरीके से लिखा गया है। जब नदियों की क्लास करते हैं विस्तार से तो उसमें देखते हैं। तो ये नेशनल वे वाटर नंबर 57 ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर? कपली रिवर। कहाँ से उत्पन्न होती है? हिमालय से। स्टेटमेंट गलत होगा। कहाँ से? मेघालय के पठार से। मेघालय के पठार के बारे में क्या है कि ये हिमालय का हिस्सा नहीं, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है कि छोटा नागपुर के पठार का ही पूरब की तरफ विस्तार है। कैसे? ये सब जब भारत वादंत वाली क्लास जब करेंगे तो देखेंगे, मालदा गैप है, कैसे बना है, क्या प्रोसेस है, उन सब चीजों को समझेंगे। लेकिन अभी के लिए एक रिवर कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया? कपली रिवर, ध्यान में रखिएगा इसका। एक रिवर स्वर्ण रेखा रिवर है, छोटा नागपुर के पठार वाले इलाके से निकलता है, मतलब झारखंड से, और दक्षिण की तरफ बहता हुआ फाइनली उड़ीसा की तरफ चला जाता है। तो न्यूज में क्या है, हाल ही में इसमें बारिश के दिनों में मानसून के सीजन में फ्लैश फ्लड देखने को मिला, है ना। और इसके कारण जो तटीय इलाका है, ये क्या नाम है इसका? उड़ीसा का। तो यहाँ पर जो जिला है जहां पर जाकर के फाइनली समुद्र में गिरता है, उसका नाम है बालासोर डिस्ट्रिक्ट। लिखा भी होगा कहीं पर, देखिए, ये रहा बालासोर। तो भारी बारिश के कारण जो लोअर इलाका है स्वर्ण रेखा का, लोअर मतलब कोस्टल एरिया, या आप कह सकते हैं कि उड़ीसा के पास के इलाके में हमको फ्लड की स्थिति देखने को मिली। तो ऐसे में ये न्यूज में रहा, है ना। तो फ्लैश फ्लड कहा गया, अचानक से पठार से निकल करके इस हिस्से में भारी बारिश हो गई उड़ीसा में, तो खूब सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया, है ना। तो ये है, तो कहाँ से कहाँ बहता है ये? तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। उसका उद्गम स्थान है झारखंड या वेस्ट बंगाल, थोड़ा बॉर्डर पे बहता हुआ, झारखंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से बहता हुआ उड़ीसा की तरफ जाता है। तो 3 इसके बेसिन राज्य है ना। कि ये जो है, ये इस तरीके से यहाँ से बहता हुआ, ये थोड़ा इसमें दिख रहा है, यहाँ से आता है, या इसकी सहायक नदियाँ आती हैं। तो इसका जो बेसिन का क्षेत्र है, ये वेस्ट बंगाल है, झारखंड है और उड़ीसा का क्षेत्र है। ऐसा स्टेटमेंट हो तो स्टेटमेंट सही होगा। अब जो थोड़ी छोटी-छोटी सीज़नल नदियाँ हैं, जैसे कि खरकाई है, कांची है ना? ये इसमें आकर के मिलती हैं, लेकिन स्वर्ण रेखा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इस क्षेत्र से होगा तो पता होगा ना कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात है उसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लिखा भी है हुंड्रू जलप्रपात, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। स्वर्ण रेखा के पॉइंट ऑफ व्यू से हुंड्रू जलप्रपात। और बाकी क्यों न्यूज में रहा, तो बालासोर जिले में इससे फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो छोटा नागपुर के पठार से एक नदी का उद्गम होता है और दक्षिण की तरफ ये नदी बहता है ना। नदी बहता है, इसका नाम है स्वर्ण रेखा। तो ये जो बीच में छोटा नागपुर का पठार है, ये एक रेडियल ड्रेनेज का मतलब, कभी यहाँ पर ज्वालामुखी का आप समझिए कि एक क्रेटर रहा होगा। और इसके उत्तर में चले जाएं तो जैसे स्वर्ण रेखा है, यहाँ नीचे आ जाएं तो एक और रिवर है, उसका नाम है साउथ कोयल। ये स्वर्ण रेखा को छोड़ दीजिए तो एक और नीचे रिवर है साउथ कोयल। यहाँ पर उत्तर में चले जाइए तो नॉर्थ कोयल, जो सोन नदी में जाकर के मिल जाता है। और बाकी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, जैसे यहाँ से इधर आ जाएं तो जो रिवर है उसका नाम है दामोदर। तो अगर बीच से चारों दिशाओं में नदियां बह रही हैं, है ना, इधर स्वर्ण रेखा हो गया, साउथ कोयल हो गया, नॉर्थ कोयल हो गया, दामोदर हो गया, तो अगर बीच से नदियां बह रही हैं तो इसका मतलब है कि बीच वाला इलाका कभी ज्वालामुखी शंकु ज्वालामुखी का क्रेटर रहा होगा। तो ऐसा बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर वो किनारों से बहता रहता है।
तो ऐसे में रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, तो छोटा नागपुर का पठार एक रेडियल, जैसे आप साइकिल का स्पोक देखते हैं ना कि साइकिल के जितने भी स्पोक्स हैं वो सेंटर में आते हैं, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ निकलते हैं, वैसे ही केंद्र से बाहर की तरफ चारों तरफ नदियां निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार, रेडियल ड्रेनेज, रेडियल स्पोक की तरह का ड्रेनेज पैटर्न, उसका एग्जाम्पल है स्वर्ण रेखा, उसका एक हिस्सा है। चलिए ये भी हो गया, है ना, स्वर्ण रेखा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। एक आप कह सकते हैं कि मतलब आप कह सकते हैं कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, है ना, ये इस जगह पे एक रिवर है, उसका नाम है महादाई रिवर या महादेई रिवर, इसको लेकर के दोनों के बीच में विवाद है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के। क्लियर है, तो ये न्यूज में रहा, तो नाम ध्यान में रखिएगा, महादेई रिवर, है ना, कहां से ओरिजिनेट होता है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है, और क्या थोड़ा सा महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो हाँ करता है, तो उसको लेकर के दोनों दोनों राज्यों के बीच में थोड़ा उसको लेकर के विवाद की स्थिति। एक और जो न्यूज में है वो कौन सा है, एक डैम है, उस डैम का नाम क्या है, रंजीत सागर डैम, कहां पर है, पठानकोट, पंजाब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे अवस्थित है ना, तो कौन सा डैम है ना, नाम कौन सा है, रंजीत सागर डैम, किस नदी पे बनाया गया है, तो रावी नदी पे, तो ध्यान रहेगा, अभी पंजाब में जो बाढ़ आया था उसका कारण यही रंजीत सागर डैम था, है ना, बाढ़ आया था तो क्या था कि भारी बारिश हुई या बादल फटने की घटनाएं हुई, पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की घटना क्या होती है, ये ज्योग्राफी वाली क्लास में देखेंगे, कुल मिला के कम समय में भारी वर्षा की स्थिति। तो बादल फटने की घटना इस क्षेत्र विशेष में हुई, उसका परिणाम ये था कि अचानक से जब नीचे पानी आया, तो अगर पानी नहीं छोड़ा जाता, ऑलरेडी पानी लबालब भरा हुआ था डैम में, और जब भारी वर्षा हुई तो पानी छोड़ना पड़ा, अगर नहीं छोड़ते तो ये डैम टूटता, और डैम टूटता तो उससे ज्यादा बड़ी तबाही होती, तो कोई ऑप्शन नहीं था, कहते हैं ना कि अगर बैड को चुनना है तो वेरी बैड और बैड के बीच में चुनाव करना पड़ेगा, तो रंजीत सागर डैम से पानी छोड़ने का, कि अगर पानी नहीं छोड़ा जाता है तो पीछे पानी का मात्रा ऑलरेडी फुल है, अगर उससे ज्यादा पानी रोकने की कोशिश करी जाएगी तो डैम के दीवालों पे प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा और ये क्रैक और टूट सकता है, उससे विभीषिका और भी गंभीर होगी, तो पानी छोड़ना पड़ा, और पानी छोड़ना पड़ा तो पंजाब में एक गंभीर, है ना, फ्लड की स्थिति उत्पन्न हुई। कौन सा डैम, रंजीत सागर डैम, इसको थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी पे अवस्थित है, रावी रिवर पे, ये ध्यान में रखिएगा, तो वही है ना, न्यूज में रहा, तो वैसी स्थिति में इसको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे डैम्स आपको इस क्षेत्र विशेष की चर्चा कर लिए हैं, मैचिंग वाले सवाल पूछेगा तो ब्यास है, चिनाब है या रावी, जो डैम्स अभी बात किए हैं, ध्यान रखिएगा कि कौन सा डैम किस क्षेत्र में अवस्थित है। एक और डैम ले लेते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट के भी डैम्स कर लिया हम लोगों ने, है ना, जो भी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डैम्स है उसको हम लोगों ने दे लिया। एक और डैम देख लेते हैं, इतालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तो इतालियन वो वही सेम स्थिति है कि अगर इसके लोकेशन को देखेंगे तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो अभी हमने अरुणाचल प्रदेश में एक और डैम देखा था, है ना, कौन सा, सियोम रिवर पे, एक और हमने देखा था कौन सा, मानस के ऊपर, है ना, सॉरी सुबनसिरी के ऊपर, तो ये भी हम लोगों ने देखा। एक और जो डैम है उसका नाम ध्यान में रख लीजिए, कौन सा है, इतालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में प्रपोज प्रोजेक्ट है ये, है ना, क्या नाम है, इतालियन, तो ये वही है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है दिबांग वैली पे। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या है, ये क्या है, दोनों का अंतर समझिएगा। देखिए ये जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो सुबनसिरी रिवर है, इस पे हम क्या बना रहे हैं, ऑलरेडी डैम बना चुके हैं, ठीक है, सुबनसिरी रिवर पे क्या बना दिया है ना, डैम बना दिया है, ये परियोजना चालू भी हो गई। श्योम रिवर के ऊपर हम क्या बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। डैम मतलब, डैम का सिंपल मतलब है, डैम का सिंपल मतलब जैसे ये देख रहे हैं, ये कि आपने क्या किया कि सामने से पानी रोक दिया और पीछे पानी इकट्ठा हो रहा है, और अगर इसकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा है तो ये बिग डैम हो गया। 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई मतलब पीछे जो जल का गहराई है वो 15 मीटर है ना, डैम्स। तो वैसी स्थिति में, वैसे सिचुएशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बिग डैम्स हैं उसको लेकर के जो कंट्रोवर्सीज हैं, तो यहाँ पर अगर अरुणाचल प्रदेश में डैम्स का नाम पूछेगा तो मैंने आपको कुछ नाम बताए, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर इस प्रोजेक्ट का नाम ले, ये जो प्रोजेक्ट है ना, जिसका नाम है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और कहे कि इसमें हम डैम बना रहे हैं, तो स्टेटमेंट गलत होगा। इसमें अगर हम कहेंगे
कि डैम है ये तो नहीं, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इतालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पीछे कोई डैम नहीं बनाया जा रहा है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। हाँ, अभी भी क्लास चल रही है कृष्णा, करो आराम से सुनो। तो जो पॉइंट है जो समझाना चाहते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, तो इतालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन इससे कोई डैम नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? ये है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। अब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है कि देखिए, जब भी कोई नदी चलता है तो नदी के चलते चलते में ही हम उसको कहीं ऊपर से नीचे गिरा दें, है ना, और ऊपर से नीचे गिरा दें तो क्या होगा, यहाँ पर पन बिजली परियोजना हो जाएगी। यानी कि जब पानी ऊपर से नीचे होगा तो क्या कहेंगे इसको, है ना, गति, यानी कि वेलोसिटी। जब भी ऊपर से किसी चीज को नीचे गिराएंगे तो ऊपर से नीचे गिराने के उस पूरे प्रोसेस में इसमें जो पोटेंशियल है गिर करके, और नीचे एक पंखा लगा दे, है ना, एक नीचे टरबाइन लगा दे, पंखा, ये पंखा घूमेगा पानी के गिरने से। इसी का नाम क्या पड़ा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। है क्या कि जब भी कोई चीज गतिमान होगी ऊपर से नीचे गिरेगी, है ना, तो गतिमान हो गई। तो हमने क्या किया, कोई एक लोकेशन देखा जहां पर पानी ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो हमने वहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा करके नदी को ऊपर से नीचे गिरा दिया। अब अगर नदी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसी को हमने कहा कि फोर्स हो गए उसमें, मतलब ऊपर से नीचे गिरा तो एक वेलोसिटी आ गई, गति आ गई। इसी को क्या कहा जाता है, काइनेटिक या गतिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने नदी को ऊपर से नीचे गिराया, नीचे एक टरबाइन लगा दिया, उस टरबाइन पे पानी गिरा, वो चक्का घूमने लगा, और इसी को कहते हैं रोटेशन पर मिनट, है ना, या रोटेशन पर मिनट, जिसको आप कई बार सुनते होंगे आरपीएम स्पीड क्या है। तो रोटेशन पर मिनट अगर एक पार्टिकुलर गति से ज्यादा हो जाती है तो गतिक ऊर्जा, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसका फॉर्म बदल जाता है। तो उसका फॉर्म बदल जाता है, गतिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको तार के माध्यम से दुनिया भर में या देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दे। तो यहाँ पर पर्पज ये है कि पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाए, इससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट करें या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल को बढ़ाया जाए। पीछे डैम नहीं बना रहे, पानी रोक करके डुबा नहीं रहे, जलमग्न नहीं कर रहे, बस पानी को ऊपर से नीचे गिरा रहे। रन ऑफ द, नदी के चलते चलते आप उससे जो उपयोग कर पाए, नदी को रोकने की परियोजना नहीं है। तो अगर कहेगा कि इतालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के प्रोजेक्ट के माध्यम से बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं अरुणाचल में, तो स्टेटमेंट गलत होगा, है ना। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, नदी के चलते चलते ही इससे जो उत्पन्न कर पाए वो करते हैं। चूंकि पर्वतीय इलाकों से बह रहे हैं तो नदियां ऊपर से नीचे कई जगहों पे गिरती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन जगहों का इस्तेमाल हम पन बिजली परियोजनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। ध्यान रहेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर दिबांग रिवर है, यहाँ पर एक और उसकी सहायक नदी कौन सी है, द्री रिवर, है ना। तो इन हिस्सों में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, है ना, मिक्स ऑफ बोथ, जहां डैम बना सकते हैं डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर डैम नहीं बनाना है, सस्टेनेबल नहीं है, तो वैसी स्थिति में एटलीस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को साध पाए। तो इतालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहां पर अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अब ये, है ना, कलेश्वरम, कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये कहां पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है तेलंगाना में। और लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का सिंपल मतलब है कि पानी को हम नदी से निकाल करके अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जब हम पानी को नदी से निकालते हैं, पानी को जब नदी से निकालते हैं और जिधर भेजते हैं उसकी ऊंचाई नदी की तुलना में ज्यादा होती है, तो लिफ्ट करना पड़ता है। तो लिफ्ट करने के लिए कैनाल को अब लिफ्ट करने का मतलब ये नहीं कि पानी को उठा रहे हैं, लिफ्ट करने के लिए कैनाल को गहरा खोदना पड़ता है, नदी का जो बेसिन है उससे ज्यादा गहरा खोदना पड़ता है, ताकि, है ना, उन इलाकों में ले जाया जा सके। तो इसको नाम, मतलब इसको लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। नाम है कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो यूपीएससी अगर अब आपसे पूछता है कि, है ना, कि ये जो कलेश्वरम या जो ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसके बारे में यही कहेगा कि यहाँ से देखिए कौन सी रिवर आ रही है, गोदावरी रिवर। इसकी एक सहायक नदी कौन सी है, मंजरा। तो इसमें बहुत सारे इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस नदी पे अवस्थित है, पूछेगा आपसे, तो आपको ध्यान में रखना है कि किस नदी पे अवस्थित है, तो गोदावरी रिवर सिस्टम पे अवस्थित है ना। कहाँ पर, तेलंगाना में। और तेलंगाना एक अर्ध शुष्क प्रदेश है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे ज्यादा पानी का या यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, उसको साध सकते हैं, है ना, ताकि इस अर्ध शुष्क प्रदेश में पानी के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, उसको लेकर के कलेश्वरम एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कहाँ पर, तेलंगाना में। किस रिवर पे, तो गोदावरी।
अब ये पंबन ब्रिज, ये क्या मसला है? तो पंबन ब्रिज को कई बार एडम्स या एडम्स आइलैंड भी कहा जाता है, या कई बार इसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है क्या मसला कि श्री रामेश्वरम जहां से एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं, है ना, तो भारत में जो चार धाम की यात्रा है उसमें से क्या है, एक कोने पे मान लेते हैं कि पुरी है, दूसरे कोने पे बद्रीनाथ है, तीसरे कोने पे या दक्षिण की तरफ रामेश्वरम है, और एक पश्चिम की तरफ द्वारका है। ये चार धाम है। तो रामेश्वरम वाला लोकेशन, और यहाँ पर ये आइलैंड है ना, जिसको आप पंबन आइलैंड या आप राम सेतु के नाम से जान सकते हैं, या है ना एडम्स ब्रिज। तो यहाँ पर जो पुराना पुल था जो इस आइलैंड को जोड़ता था रामेश्वरम के साथ, मतलब जो है ना जो जोड़ता है, ये पुल पुराना हो गया था, ओल्ड पंबन ब्रिज। तो अभी रेलवे के द्वारा एक नया यहाँ पर ब्रिज क्रिएट कर दिया गया, शानदार एक रास्ता है। तो यूपीएससी आपसे यही सवाल पूछेगा कि वही है वर्टिकल लिफ्ट करके एक ब्रिज, या इंजीनियरिंग का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है कि इस कोस्ट के बीच में ये जो पुल बनाया गया है, शिप्स को निकलने के लिए हम चाहे तो इसको समय-समय पे है ना लिफ्ट भी कर सकते हैं। पंबन ब्रिज कहाँ पर है? रामेश्वरम को पंबन आइलैंड के साथ जोड़ता है, और किस जगह पे अवस्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार पे अवस्थित है। ठीक है, हाल ही में न्यूज़ में रहा तो नाम ध्यान रखिएगा, पंबन ब्रिज। बढ़ता हूँ आगे, है ना? इतना सारा मसला जो है वो भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। बाकी कल्चरल दृष्टिकोण से, कल्चरल डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचना होगा, तो थोड़ा इसको देखना पड़ेगा कि कल्चरल डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और मसले हैं, कुछ और पक्ष हैं, जिसको लेकर के यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। एक काम करते हैं, आज अगर इसको करने की कोशिश करेंगे तो डेढ़ 2 घंटे और लग जाएँगे। तो इससे अच्छा है कि जितना सूचना आज आप लोगों को दिए हैं, इतना आप लोग एब्ज़ॉर्ब करिए, और बाकी 1 डेढ़ घंटे की क्लास और कर लेते हैं, और इसके साथ-साथ मैपिंग वाली क्लास भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो कल की क्लास में जो मेन पर्पस है, वो है ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से ही देखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जीआई टैग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कश्मीरी पश्मीना शॉल है, ऐसे 8-10 इंपॉर्टेंट जीआई इंडिकेटर्स हैं जो न्यूज़ में रहे। तो उसका थोड़ा एक लिस्टिंग कर लेते हैं। दूसरा कल्चर के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, है ना? उसको देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो न्यूज़ में रहे, इसको देख लेते हैं, और बाकी जीआई टैग वाला तो हो ही गया। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पोर्ट्स, क्योंकि अभी आसियान के साथ हम बहुत सारे समझौते करके आए हैं, और अपने ऐतिहासिक पोर्ट्स जो अलग-अलग नाम थे, जिसका हम एंशिएंट पीरियड में भी देखते हैं या मिडीवल पीरियड में भी उसका इस्तेमाल करते थे। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पोर्ट दुनिया भर के साथ कनेक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे कुछ हिस्टोरिकल पोर्ट्स भी न्यूज़ में रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो ऐसे कुछ 30-40 नाम और हैं, इसकी चर्चा करने में कम से कम डेढ़ 2 घंटे का और समय लगेगा। तो अगली क्लास में कल कर लेते हैं, सोचा तो था कि आज ही कर लूँगा, लेकिन वो समझाने के प्रोसेस में रह गया। तो कल की क्लास में ये टॉपिक करते हैं, और इसके साथ-साथ हमारा मैपिंग वाला जो पार्ट होगा, वो अभी के लिए कंप्लीट हो जाएगा, और फिर 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस बीच में होंगे, उसको हम लोग इंक्लूड करके, और फिर 1 या 2 क्लास जो भी ज़रूरत पड़ेगा, और मैप के लिए हम तैयार हो जाएँगे। ठीक है? कल की क्लास के बाद हमको 2-4 दिन का समय दीजिएगा। आप लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ 50-60 क्वेश्चन्स बना लिए, 30-40 क्वेश्चन्स और बनाना है, इसीलिए 2 दिन से उसी पे काम कर रहे थे। और फिर आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, है ना, मैपिंग का, और देखिए कि आप किस स्थिति में हैं, है ना? मतलब समझिए कि कल की क्लास के बाद 4-5 दिन के बाद तो रिवीजन तैयार रखिएगा अपना, और उसके बाद उस टेस्ट में अपीयर होके देखिएगा कि मैप के सवाल आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए, कल की क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।